1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान 23 बार आईएमएफ से भीख मांग चुका है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस को भी फेस कर चुका है, पर इस बार पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो अब तक की सबसे बड़ी और वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आई है। और इस बार पाकिस्तान के कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 36% से भी ज्यादा हो गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का रुपया 300 को टच कर चुका है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक हफ्ते लायक फॉरेक्स रिजर्व बचा है। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन से ज्यादा हो गया है। श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट $50 बिलियन हुआ था, तो वो कोलैप्स कर गया था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। इसके अलावा इस समय पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस को भी फेस कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार पाकिस्तानी आर्मी को ठहरा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान पे ब्लेम डाल रही है। तो पाकिस्तान के इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है, आर्मी या गवर्नमेंट? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में चल रहा इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, आर्मी या गवर्नमेंट। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, जब से पाकिस्तान बना है तब से उसने 32 साल आर्मी का रूल देखा है। 1958 से 1969 अयूब खान, 1977 से 1988 जियाउल हक, 1999 से 2008 परवेज मुशर्रफ। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब उस समय पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट सिर्फ 10% थी और 60% आबादी गरीब थी। सेम भारत के जैसा हाल था। 1947 से 1958 तक पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 3% थी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी भारत की तरह सोशलिस्ट थी। पर 1958 में जैसे ही पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कू हुआ, अयूब खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल दी। अयूब खान ने पाकिस्तान में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% पहुंच गई थी। 1960s में पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश था। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अयूब खान ने इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी, टैक्स रिबेट्स दिए, टैक्स एग्जेम्पशन दिए, जिसके चलते अयूब खान के 11 साल के दौर में पाकिस्तान में एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.5% थी, जो अब तक मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में पहली ऑटोमोबाइल और सीमेंट की इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। कई सारे डैम्स बने थे, कई सारे पावर स्टेशन बनाए गए थे। पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम सुपारको लॉन्च किया था। अयूब खान के दौर पे कई लैंड रिफॉर्म भी किए गए, जिसके चलते पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। अयूब खान के दौर को पाकिस्तान में डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। अयूब खान के समय पाकिस्तान के रिलेशन चाइना, अमेरिका दोनों के साथ अच्छे थे। इसके अलावा 1960s में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो यूएस पाकिस्तान को अपने साइड में करना चाहता था, तो उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को खूब फॉरेन एड भी दे रहा था, जिसके चलते पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेजी से हो रही थी। पाकिस्तान जितना इंपोर्ट करता था उस समय, उसका 66% तो उससे फॉरेन एड अमेरिका से मिल जाती थी। अयूब खान के टेन्योर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग भी हुई थी, जिसके चलते अयूब खान ने मिलिट्री पे बहुत पैसा खर्च किया था, पर इसका रिजल्ट अयूब खान के लिए अच्छा नहीं निकला। पाकिस्तान जंग भी हारा, साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी का गोल्डन डेज भी एंड हो गया, जिसके चलते 1969 में अयूब खान को रिजाइन देना पड़ा। फिर उसके बाद पाकिस्तान की हालत और खराब होती गई। 1971 में भारत से दोबारा जंग हुई, पाकिस्तान को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान भी हाथ से चला गया, जिसके चलते पाकिस्तान की ग्रोथ रेट और तेजी से गिरने लगी। और ये सब अयूब खान के कारण हुआ था। अयूब खान को जो फॉरेन एड मिलती थी वो उसे सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में खर्च करता था, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान तो तेजी से डेवलप कर रहा था, पर ईस्ट पाकिस्तान में अब भी गरीबी और भूखमरी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान में आज भी लोग भुट्टो को बांग्लादेश बनने का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि असल में अयूब खान की वजह से ही बांग्लादेश बना था। इसके अलावा अयूब खान ने जो लैंड रिफॉर्म किए थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के फार्मर्स को भुगतना पड़ा था, और फायदा से पाकिस्तान की 20 एलिट फैमिलीज को हुआ था जो अयूब खान को जानती थी। इसके अलावा अयूब खान के टेन्योर में पाकिस्तान पहली बार आईएमएफ के पास 1958 में गया था, और अयूब खान ने टोटल 3 बार आईएमएफ से कर्ज लिया था, 1958, 1965 और 1968। तो अयूब खान की कुछ रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से और भारत के हाथों 2 जंग हारने से पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1970s में तेजी से गिरने लगी थी। 1960s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी, जो 1970s में गिर के 4.8% पे आ गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा भुट्टो की सोशलिस्ट पॉलिसी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को और कम कर रही थी। अयूब खान ने एक काम अच्छा किया था। पाकिस्तान को जो बहुत सारी फॉरेन एड मिलती थी
उससे वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाने में यूज करता था, प्राइवेट कंपनीज को खड़ा करने में यूज करता था। पर भुट्टो के आने के बाद ये सब बंद हो गया था। भुट्टो ने प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया था और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर भुट्टो ऐसा नहीं करता तो 1970s में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट तेजी से नहीं गिरती। तो जहां 1970s में पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से परेशान हो रहे थे, वहीं आयूब खान ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चेंजेस किए थे, जिसके चलते पाकिस्तान की आर्मी और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गई थी और फिर इसका फायदा जिया उल हक ने उठाया था। 1977 में जिया ने पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री रूल लगाया और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया। जिया उल हक की लॉटरी तब लगी जब 1979 में रशिया अफगानिस्तान में घुस गया और रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। सोवियत अफगान जंग 10 साल तक चली और इस जंग में जिया और पाकिस्तानी आर्मी ने खूब पैसा कमाया। अमेरिका के अलावा अरब देशों से भी पाकिस्तान को खूब पैसा आ रहा था, जिसके चलते जिया उल हक के समय पाकिस्तान में ग्रोथ रेट वापस से बढ़ने लगी थी और 1980s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.5% पहुंच गई थी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगान सोवियत जंग के समय पाकिस्तान को हर साल 5 से 7 बिलियन डॉलर का फॉरेन एड मिलता था, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान आज तक उठा रहा है। जिया के समय पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिया को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीन चाहिए थे और जिया जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन की फैक्ट्री बना रहा था और आज यही मुजाहिदीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान बने हैं जो पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। इसके अलावा जिया के समय इतने ज्यादा ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन पाकिस्तान में हुए थे जितने आज के समय में भी नहीं हुए। जिया के समय में पाकिस्तान की माइनॉरिटीज पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे, रिपोर्टर्स पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे, प्रोटेस्टर पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे। अगर आज के समय जिया उल हक जिंदा होता तो इमरान खान का वो हाल करता कि इमरान खान डर के पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता। इसके अलावा जिया के समय पाकिस्तान में औरतों का कोई भी वजूद नहीं था। औरतों को चद्दर और चार दीवारी में रखा जाता था। जिया पाकिस्तान को शरिया लॉ से चलाना चाहता था, इसीलिए जिया को पाकिस्तान का रिंग मास्टर कहा जाता था। पर जैसे ही सोवियत अफगान युद्ध खत्म हुआ, जिया ने रिजाइन दे दिया क्योंकि अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी और पाकिस्तानी आर्मी को जितना पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया था। तो फिर जैसे ही जिया पावर से हटते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाती है और कभी नवाज शरीफ तो कभी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है। पर इस दौरान पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फिर से गिरने लगती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1988 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 4.8% थी, जो 1995 में गिर के 1.7% पे आ गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगी थी, पाकिस्तान का कर्ज भी बढ़ने लगा था, बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी और गरीबी भी बढ़ने लगी थी। तो ये सब देखने के बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में तीसरी बार मिलिट्री कू करते हैं और जैसे ही मुशर्रफ पाकिस्तान की कमान संभालते हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ने लगती है, पाकिस्तान में पॉवर्टी कम होने लगती है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगती है। मुशर्रफ के टेन्योर में पाकिस्तान में 11.8 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई थी। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो 1999 में 1.2 बिलियन डॉलर था, वो 2004 में बढ़ के 10.7 बिलियन डॉलर हो गया था और ये सब मुशर्रफ की इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं हो रहा था बल्कि फॉरेन एड से हो रहा था। जिया की तरह मुशर्रफ की भी लॉटरी लग गई थी। इस बार अफगानिस्तान में अमेरिका पहुंच गया था और पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस प्रोवाइड करता था, जिसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को खूब सारा फॉरेन एड देता था, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस से ठीक होने लगी थी। पर फिर 2008 में मुशर्रफ रिजाइन देते हैं और पाकिस्तान में गवर्नमेंट का रूल वापस से आ जाता है और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट वापस से गिरने लगती है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जब मिलिट्री रूल रहता है तब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अच्छी रहती है, पर जैसे ही मिलिट्री का रूल हटता है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने लगती है। ऐसा क्यों है? तो देखो, पाकिस्तानी आर्मी यही खेल तो खेलती है। जब जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, पाकिस्तानी आर्मी टेक ओवर कर लेती है और फिर फॉरेन एड से देश को चलाती है। 1958 में आयूब खान के समय कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस समय यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को बहुत सारा एड दे रही थी। जिया के समय सोवियत अफगान युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और अरब देशों से बहुत सारा एड आ रहा था। मुशर्रफ के समय बेसिस देने से पाकिस्तान को यूएस से एड मिलती थी और इन फॉरेन एड के पैसों से पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा सा पैसा पाकिस्तान पे खर्च करती थी, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होने लगती थी और बाकी का पैसा अपने लिए रख लेती थी। और जब पाकिस्तानी आर्मी को लगता था कि फॉरेन एड अब कम होने वाली है, तो वो एक डमी गवर्नमेंट को पाकिस्तान में बनाती थी, जिससे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए उसका ब्लेम पाकिस्तान के लोग करप्ट लीडर्स पे डाले, ना कि पाकिस्तानी आर्मी पे। देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से फॉरेन एड और लोन्स पे चलती आ रही है। मतलब कभी अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, तो कभी सऊदी देता है, तो कभी IMF देता है, तो कभी चाइना पैसे देता है और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। पर अब पाकिस्तान के बोरोवर्स कम होते जा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एड देना खत्म कर दिया है, सऊदी ने भी अब लोन पे शर्त लगाना शुरू कर दिया है, चाइना भी अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है। इसके अलावा IMF भी पाकिस्तान को पैसे देने से पहले बहुत कड़ी शर्तें
आपके सामने रख रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पास पैसा नहीं आ पा रहा है और उसके कारण पाकिस्तान में इस बार इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार पाकिस्तान में चौथी बार मिलिट्री रूल लगेगा? क्योंकि पाकिस्तान फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब्बासी का कहना है कि इस समय पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे संभालने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री कभी भी टेक ओवर कर सकती है। देखो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी कर सकती है। जैसे कि सुबह न्यूज है कि इमरान खान रात में हार्ट अटैक से गुजर गए या आर्मी ने मिलिट्री कू कर दिया है। देखो, पाकिस्तान में मिलिट्री बहुत पावरफुल है और वो अपने हिसाब से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाती है और किसी को भी सत्ता से हटा देती है। इसीलिए पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर कभी भी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे पूरा कंट्रोल है। पर मेरे हिसाब से इस बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है, तो अब पाकिस्तान को अमेरिका से फॉरेन एड आना बंद हो गया है। इसके अलावा चाइना फॉरेन एड नहीं देता है, वो लोन देता है और उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ जरूर से ले लेता है। इसके अलावा इस समय ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि अमेरिका और चाइना राइवल्स बने हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी यूएस की तरफ झुकती है तो चाइना पाकिस्तान की बैंड बजाएगा, और अगर पाकिस्तान की आर्मी चाइना की तरफ झुकती है तो अमेरिका बैंड बजाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को आने वाले 3 सालों में $77.5 बिलियन का कर्ज चुकाना है। अब इतना पैसा पाकिस्तान कहां से लाएगा किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व इस समय 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इस बार के क्राइसिस के समय पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री कू नहीं करेगी, एक पपेट गवर्नमेंट बैठाएगी जो लोगों से गालियां खाएगी और पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ मजा लेगी। उनके ऐशो आराम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पाकिस्तान में लोग भूखे मरेंगे पर पाकिस्तानी जनरल्स की जेबें भरती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल पाकिस्तानी आर्मी के हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की फौजी फाउंडेशन है और इसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान में आपको फौजी फाउंडेशन की सीमेंट, फूड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गैस, स्कूल, बैंक्स, रियल एस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन सीरीज सब देखने को मिलेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि फौजी फाउंडेशन का एनुअल रेवेन्यू $26.5 बिलियन से ज्यादा है। फौजी फाउंडेशन का साल भर का रेवेन्यू रिलायंस और अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। जितना पैसा पाकिस्तान की आर्मी को बजट में नहीं मिलता है, उतना वो हर साल अपने फौजी फाउंडेशन से कमा लेती है और इन पैसों को पाकिस्तान की आर्मी आपस में बांट लेती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर आर्मी जनरल के पास मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के जनरल्स विदेशों में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है तो उन्हें फौजी फाउंडेशन की किसी कंपनी में हाई पोस्ट दे दी जाती है। तो देखा जाए इस समय पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी ऐसा कैसे कर पाती है, तो देखो इसके पीछे 2 कारण है। पहला है भारत। पाकिस्तानी आर्मी ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के लोगों के अंदर भारत का डर बैठा के रखा है कि भारत कभी भी उन पे हमला कर देगा और उस केस में पाकिस्तान की आर्मी ही उन्हें बचाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी लोगों को बताया है कि उनके यहाँ जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट है और उनसे भी पाकिस्तानी आर्मी ही उन्हें बचाएगी। पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जो लीडर उनकी बात नहीं सुनता है उन्हें वो मरवा देती है या उनपे करप्शन के केसेस लगा के जेल में डाल देती है और फिर उसकी जगह पे दूसरे लीडर को बैठाती है जो उनका पपेट होता है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ है। इसके अलावा आज के समय में जब पाकिस्तान में आम लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं, प्लास्टिक में गैस को भर भर के घर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, उस समय में भी पाकिस्तान की आर्मी का बजट इंक्रीज हो रहा है और ये पैसा पाकिस्तान के आम लोग दे रहे हैं। हर साल पाकिस्तान के बजट का 20% हिस्सा तो पाकिस्तान की आर्मी को चला जाता है। सोचो अगर इसका आधा पैसा भी पाकिस्तान के हेल्थ केयर या एजुकेशन में लगता तो आज पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते। देखो ये चीज भारत दशकों से पाकिस्तान के लोगों को समझाता आ रहा है, पर पाकिस्तान के लोग समझना नहीं चाह रहे थे। पर आज जब पाकिस्तान के भिखारियों वाले हालात हो गए हैं, उनके लीडर को कोर्ट से दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, तब जाके पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ रहा है। देखो जिस देश में मिलिट्री सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो पाकिस्तानियों को सबसे पहले अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड करनी होगी, आजादी की डिमांड करनी होगी, आर्मी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना होगा, फौजी फाउंडेशन को पब्लिक कंपनी बनाना होगा, जिससे फौजी फाउंडेशन का पैसा पाकिस्तान के आम लोगों के लिए यूज हो सके, ना कि आर्मी जनरल के पॉकेट में जाए। और देखा जाए तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों को अकल आ रही है और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की रियलिटी दिखाई दे रही है। पर देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी ला पाएंगे या नहीं, क्योंकि विदाउट डेमोक्रेसी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो पाएगी। अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।